हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जानेंगे कि इससे फैब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3.4 में है स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन योर यार्न योर सेल्फ। तो देखिए, आप खुद से भी कॉटन यार्न बना सकते हैं। अब एक्टिविटी 4 है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Figure 3.9. Are you able to make a yarn? तो एक्टिविटी 4 में बताया जा रहा है कि कॉटन ऊल को अपने एक हाथ में पकड़िए, थोड़े से कॉटन को अपने दूसरे हाथ के थंब और फोर फिंगर के बीच दाबिए। अब धीरे से कॉटन को घुमाते हुए खींचिए। क्या आप एक यार्न बना पा रहे हैं? तो देखिए, ये 3.9 में दिया गया है। देखिए, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, ये किस तरह से ये खींच के ये यार्न बनाया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. जिस प्रोसेस में यार्न फाइबर्स से बनता हो उसे स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर्स कॉटन ऊल से निकालते हैं और फिर उनको घुमाया जाता है। इसमें फाइबर्स एक साथ जुड़ के एक यार्न बन जाते हैं। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Figure 3.10. Another hand operated device used for spinning is charkha. Figure 3.11. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of home spun yarn termed as khaki and sun, imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India confused a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो देखिए, स्पिनिंग के लिए सिंपल डिवाइस यूज़ होते हैं। उन्हें हैंड स्पेंडल या टकली कहते हैं। स्पिनिंग के लिए दूसरा हैंड डिवाइस जो यूज़ होता है उसे चरखा कहते हैं। चरखा का इस्तेमाल महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलर हुआ था एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तौर पर। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया घर के कपड़े पहनने के लिए, जिसे उन्होंने नाम दिया खादी। खादी नाम देने के बाद खादी को पॉपुलर करने के लिए इंडिया का गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि एक बॉडी है जिसका नाम खादी होगा। उन्होंने इसे 1956 में किया था। तो देखिए, आप फिगर 3.11 में आप चरखा को देख पा रहे हैं। तो ये है चरखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एक बहुत बड़े पैमाने के यार्न की स्पिनिंग मशीन की मदद से की जाती है। स्पिनिंग के बाद यार्न फैब्रिक्स बनाने में मदद आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3.5 यार्न टू फैब्रिक। There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. तो बहुत सारे तरीक़ों से यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं। दो मेन प्रोसेस वीविंग और कनाइटिंग है। तो अब वीविंग का देख लेते हैं। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper stripes. तो एक्टिविटी
टू में देखिए, एक्टिविटी 2 में तुमने ये नोटिस किया होगा कि एक फैब्रिक यार्न के 2 सेट से बना है। जिस प्रोसेस में फैब्रिक बनाने के लिए 2 यार्न अरेंज किया जाता है उसे वीविंग कहते हैं। तो चलिए अब हम पेपर स्ट्रिप्स को वेव्स करने की कोशिश करते हैं। अब है एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown as figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold wave the stripes one by one throughout the cuts in the sheets of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the stripes. तो फिर देखिए क्या होता है कि एक्टिविटी 5 में 2 अलग अलग कलर्स के 2 शीट्स ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एंड रेड 2 कलर के ले लीजिए और दोनों सीट से 30 cm लेंथ और 30 cm विड्थ वाले स्क्वायर कट कर लीजिए। अब दोनों सीट्स को हाफ हाफ में फोल्ड कर लीजिए। एक सीट में फिगर 3.12a के मुताबिक लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और दूसरे सीट्स में फिगर 3.12b के मुताबिक लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। दोनों सीट्स को बीच से काट के खोल लीजिए। फिगर 3.12c के मुताबिक स्ट्राइप्स को एक के ऊपर एक करके वेव्स कर दीजिए। फिगर 3.12d में आप देख पाओगे कि स्ट्राइप्स वीविंग करने के बाद कैसा पैटर्न बन जाता है। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए फिगर 3.12a में किस तरह से फोल्ड किया जा रहा है। उसके बाद 3.12b में देख लीजिए। उसके बाद 3.12c में देखिए कैसा बन गया है। उसके बाद देखिए 3.12d में देखिए कैसा पैटर्न बन गया है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बन जाता है ये पैटर्न। इन अ सिमिलर मैनर 2 स्टेप्स ऑफ yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper stripes. Of course, weaving of fabric is done on looms. Figure 3.13. The looms are either hand operated or power operated. तो इसी तरीके से 2 यार्न को बुनकर भी फैब्रिक बनाया जा सकता है। यार्न्स हमारे पेपर स्ट्राइप से काफ़ी पतले हैं। फैब्रिक्स की बुनाई लूम्स पर होती है। फिगर 3.13 लूम्स का अर्थ होता है कि कड़ंगों। लूम्स का इस्तेमाल हाथों और मशीनों दोनों से होता है। तो आप 3.13 में आप ये हैंडलूम अब देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों से ये बुनाई इस तरह से किया जा रहा है। अब है kniting. Have you noticed how sweaters are knitted? In kniting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Figure 3.14. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Kniting is done by hand and also on machine. तो देखिए kniting में क्या होता है। तो देखिए kniting है कि क्या तुमने कभी स्वेटर को बुनते हुए देखा है। तो kniting में एक सिंगल यार्न एक फैब्रिक का पीस बना लेता है। फिगर 3.14 क्या, तो फिगर 3.14 में आप ये देख पा रहे हैं। तो क्या तुमने कभी फटे हुए सॉक्स से यार्न निकाला है। क्या होता है, एक सिंगल यार्न निकल जाता है और पूरा फैब्रिक उलझाया हुआ हो जाता है। सॉक्स और बहुत सारे कपड़े भी कनाइटेड फैब्रिक्स के बने होते हैं। कनाइटिंग हाथों द्वारा और मशीन द्वारा किया जाता है। Weaving and kniting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving और kniting अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब फैब्रिक्स काफ़ी सारे क्लॉथिंग आइटम्स में इस्तेमाल होते हैं।
अब है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन ancient times for cloths? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animals' skins and furs to cover themselves. तो देखिए 3.6 में, क्या तुमने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग क्या पहनते थे? बहुत समय पहले लोग बार्क और बिग लीव्स पहनते थे या जानवरों के स्किन्स और फर से अपने आप को कवर करते थे. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animals, fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Gangas. Flax is also a plant that given natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो देखिए, बाद में जब लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में रहने लगे तो वे टहनियों और घासों को मैट्स और बास्केट में बुनना सीखा. लताएं जानवर के ऊन या बाल को साथ में ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाना सीखे थे और इसी से फैब्रिक्स की बुनाई होती थी. पुराने ज़माने के इंडियंस उन कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहनते थे जो पहले गंगा रिवर के पास उगते थे. सन के भी प्लांट होते हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स देते हैं. एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और सन नील रिवर के पास उगते थे और उनसे फैब्रिक्स बनाए जाते थे. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नाउन. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention, but is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? तो उस समय में सिलाई के बारे में कोई नहीं जानता था. लोग सिंपल फैब्रिक को अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स में लिपटा लेते थे. सिलाई करने वाले नीडल के इन्वेंट होने के बाद लोग कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक्स को सिलाई कर देते हैं. इस आविष्कार के बाद से सिले हुए कपड़े कई विविधताओं से गुजरे हैं, पर अभी भी ये अमेजिंग बात है कि साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी अभी भी अनस्टिच्ड पीस ऑफ फाइबर हैं. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो जैसे कि हमारे पूरे देश में बहुत सारे तरह के खाना खाए जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे तरह के फैब्रिक्स और क्लॉथिंग आइटम्स भी होते हैं. तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो ये मैंने पार्ट 1, ये पार्ट 2 बनाया है. तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा. और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे. तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके.
और ये जो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।